नमस्कार साथियों, मैं हूं निखिल वर्मा और आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मांग का नियम क्या है और मांग का वक्र कैसा है। ये नियम तब लागू होता है जब अदर फैक्टर यानी अन्य कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, तभी यह मांग का नियम काम करता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अदर फैक्टर कैसे कांस्टेंट होंगे और हमारा जो मांग का नियम है वो किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, अदर फैक्टर में आपका कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके बदलने से मांग का नियम काम नहीं करता है। तो मांग के नियम में विशेषता यही है कि अन्य कारक में भी मैं आपको बताऊंगा कि अन्य कारक क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो मांग का जो नियम है वो अन्य कारक स्थिर रहने पर ही लागू होगा। अगर अन्य कारक स्थिर नहीं है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो अन्य कारक में क्या क्या आते हैं, वैसे मैं आपको एक छोटे से फ्रेम में बता देता हूँ कि अन्य कारक में आपका इनकम आ जाती है, स्वाद एवं प्राथमिकताएं आ जाती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कंज्यूमर की इनकम आती है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। स्वाद एवं प्राथमिकताएं आती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आते हैं। और संबंधित वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं जिस एक आती हैं, इसमें एक पूरक वस्तुएं आती हैं। ये जो अन्य कारक हैं, अगर अन्य कारक में जितने भी यहाँ पे तत्व उपस्थित हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये स्थिर होंगी तभी मांग का नियम लागू होगा, अदरवाइज मांग का नियम एक्टिवेट नहीं होगा। बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है वो यही होने वाली है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं मांग फलन यानी डिमांड फंक्शन। ये जो तत्व आप देख रहे हैं, मांग को नियम को प्रभावित करने वाले ये तत्व हैं, यही तत्व मिल करके मांग फलन बनाते हैं। मांग फलन का मतलब होता है कि मांग में संबंध दिखाते हैं ये तत्व। ठीक है, अब ये तत्व कैसे कैसे मांग को प्रभावित करते हैं, इसको वन बाय वन इसको क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वस्तु का मूल्य है यानी वस्तु का प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स, ये कैसे मांग के नियम को प्रभावित करेगा। उसके बाद हम यह देखेंगे कि अन्य कारक में जो उपभोक्ता की आय है, स्वाद एवं प्राथमिकताएं हैं, संबंधित वस्तुओं का मूल्य है और स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। इनफैक्ट इसके साथ ही और भी कुछ चीज़ें हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करती हैं या मांग को प्रभावित करती हैं, उसको भी हम आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है, इसको देखिए। जैसा कि आपको पता है कि मांग का नियम क्या होता है। मांग के नियम बेसिकली उसमें दो फैक्टर्स हैं जिनमें रिलेशंस होते हैं। एक होता है डिमांड यानी मांग, एक होती है प्राइस, वस्तु की मूल्य या वस्तु का कीमत। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुन लिया था, जान लिया था, और उसी को हम यहाँ पे हूबहू क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे। वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका ये हो गया O, ये हो गया X, यानी ये OX एक्सिस हो गया यानी OX अक्ष हो गया, और ये OY एक्सिस यानी OY अक्ष। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस यानी मूल्य या कीमत, और यहाँ पे हम लेते हैं QD। आपके लिए कुछ नया नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था लॉ ऑफ डिमांड, उसे वही सेम एग्जांपल मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो जैसा कि इसमें देखिए, आपने जाना था कि मांग और वस्तु की कीमत में कैसा रिलेशन होता है। ये थोड़ा उल्टा बन गया, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर से। कुछ इस तरीके से आपका बना था। अगर इसको मान लो P1, इसको मान लो P2, और इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2। ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु की कीमत है वो मांग को कैसे प्रभावित करती है। जैसा कि आपने पिछले ही वीडियो में जान लिया था कि अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी क्या होती है, वो घट जाती है। अब देखते हैं कैसे घटती है। OP1, जब हमारी प्राइस कितनी थी, हमारी प्राइस जब क्या थी, OP1 थी, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, ये देखना है। प्राइस OP1 पर हमारी डिमांड कितनी है, OQ2। अब जैसे ही हमारी प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, यानी हमारी प्राइस OP1 से बढ़ करके OP2
टू होती है, यानी हमारी प्राइस क्या हो गई, OP2 हो गई। हमारी डिमांड क्या हो गई, हमारी डिमांड पहले OQ थी, OQ2 था, उसके बाद अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड OQ2 से घट करके OQ1 हो गई। मतलब हमारी डिमांड अब घट करके कितनी हो जाएगी, OQ1। अब देखिए प्राइस क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ, तो हमारी ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, घट गई। ठीक है, ये वस्तु की कीमत मांग को इस प्रकार से प्रभावित करती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो पॉइंट मैं लिखाने चल रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिमांड चैप्टर है, यह इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट, बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली डिमांड से ही स्टार्ट होता है। और आपको ये भी पता है कि हमारे दैनिक लाइफ में भी हम क्या करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो हमारी डिमांड शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट्स कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नोट करूँगा कि वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य और वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। पॉइंट क्या है, वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, जैसे कि ये लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया था। और दूसरी चीज क्या है, इसको आप एक तरीके से और नोट कर सकते हैं, P प्रोपोर्शनल 1/Q D। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, कहने का मतलब वही है। अब तीसरी चीज क्या है, वस्तु के मूल्य में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, आपको पता ही है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड का ये रूल होता है। और दूसरी चीज क्या है, P प्रोपोर्शनल 1/QD, जैसे कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड यानी मांग की मात्रा क्या होगी, वो घट जाएगी, जैसा कि ये पिछले पढ़ा था। अब आगे हम बात करेंगे अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट रहेंगे तब मांग का नियम क्या होता है, लागू होता है। वो चीजें हम समझ लेते हैं, इसको हम कर देते हैं इरेज। अब यहां पे देखेंगे अदर फैक्टर क्या होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट, यानी अन्य कारक क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। जब अन्य कारक स्थिर होंगे तभी हमारा मांग का नियम क्या होगा, एक्टिव होगा, अदरवाइज हमारा मांग का नियम काम नहीं करेगा। इसको मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अदर फैक्टर्स में हम सबसे पहले ले लेते हैं उपभोक्ता की आय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में हम आपको, इस जो उपभोक्ता की आय है वो मांग के नियम को कैसे प्रभावित करती है, इसको मैं आपको बेसिकली 3 वस्तुओं के संदर्भ में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि उपभोक्ता की आय मांग को नियम के कैसे प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया गया था, लॉ ऑफ डिमांड में यही बताया गया था कि जब वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी मांग की मात्रा घट जाती है, और जब वस्तु के मूल्य में कमी आती है मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब तब होता है जब अदर फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। तो अदर फैक्टर में क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि अदर फैक्टर में सबसे पहला जो आता है उपभोक्ता की आय होता है। आपने देखा कि जब मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की आय बढ़ती है, तो क्या करेगा, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ भी रहा है तो क्या करेगा, वो वस्तु का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ा देगा। सपोज दैट ऐसे समझिए, तब आपको मैं 3 वस्तुओं के संदर्भ में बताऊंगा कि उपभोक्ता की जो आय है वो कैसे प्रभावित करती है मांग के नियम को। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एप्पल है,
ठीक है, एप्पल का मूल्य बढ़ जाता है। तो अगर एप्पल का मूल्य जैसे ही बढ़ा तो होना क्या चाहिए, इसकी मांग घट जानी चाहिए। मांग में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं मांग में कमी थोड़ी देर के लिए हो रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि जैसे ही एप्पल के मूल्य में वृद्धि हुई उसकी मांग घटेगी? ऐसा तो होता है तब ये मांग के नियम के अकॉर्डिंग। अगर यहीं पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, यानी इसकी इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या एप्पल की डिमांड कम होगी? आप बताइए, आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अगर कंज्यूमर की इनकम में वृद्धि होती है तो क्या वो एप्पल की डिमांड को कम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम में वृद्धि होगी तो वो चीज़ों को चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो परचेज कर सकता है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। इसीलिए कहा जाता है कि अदर फैक्टर अगर स्थिर नहीं होंगे तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। चलिए उपभोक्ता की आय को हम देखते हैं किस संदर्भ में, अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में। पहले देखते हैं जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उस केस में जब उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है तो मांग के नियम को कैसे प्रभावित करती है, ये हम समझते हैं। जैसे कि जब अनिवार्य जो वस्तुएं होती हैं, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी और अनिवार्य वस्तुओं उसको लेना है तो क्या होता है? अनिवार्य वस्तुएं क्या हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए कि जब आपकी इनकम नहीं बढ़ी थी तो आपके पास क्या था, खाने के लिए मोटे अनाज थे, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो आप क्या करते हैं, मोटे अनाज को छोड़ देते हैं और पतले अनाज को खाना चालू कर देते हैं। लेकिन आप पतले अनाज को कब तक खाएंगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। आप अपनी जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उसको एक लिमिट तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद चाहे आपकी इनकम में कमी हो चाहे वृद्धि हो, कमी होगा तो डेफिनेटली कम कर देंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम सेम रही या बढ़ गई तब भी आप उतने का ही कंज्यूम करेंगे। तो इस प्रकार अनिवार्य वस्तुओं पर किस प्रकार उपभोक्ता की आय डिपेंड करती है, आप समझ गए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में। निकृष्ट जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि कंज्यूमर का इनकम कैसे मांग को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो क्या करेगा, निकृष्ट वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब जिसका हमारे लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उसको निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। हालांकि कोई भी एक फैक्ट आपको बता दूं कि कोई भी निकृष्ट वस्तु होती ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे कह रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि जो मान लीजिए जिसकी इनकम बड़ी है तो उसके लिए निकृष्ट वस्तु होगी, लेकिन कोई न कोई ऐसे समाज में व्यक्ति होगा जिसकी इनकम में इंक्रीमेंट नहीं होगा या कमा नहीं रहा होगा, तो उसको छोटी इनकम होगी, तो क्या करेगा, हमारे लिए जो इन्फीरियर गुड्स है हो सकता है वो किसी के लिए सुपीरियर गुड्स हो सकता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जितने भी जो हम निकृष्ट वस्तुओं की बात कर रहे हैं या इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं, कोई भी इन्फीरियर गुड्स या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए निकृष्ट है हो सकता है वो किसी के लिए सुपीरियर गुड्स हो सकता है, अच्छी वस्तु हो सकती है। तो लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो क्या करेगा, निकृष्ट वस्तुओं की डिमांड में क्या करेगा, कमी करेगा। अगर तीसरी वस्तुओं की बात करें, विलासिता की वस्तुएं, जिसको हम बोलते हैं लग्जरियस गुड्स। आप बताइए, जैसे कि क्या कहते हैं कि जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो हम लोग चीज़ों को बहुत ही सलीके से, बहुत ही सोच समझ कर अपनी इनकम को एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें कोई हमारी जॉब लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है, हमारी आय में वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी जो इच्छाएं हैं जो हम दबा के रखे थे जब स्टूडेंट थे तब, लेकिन अब क्या हुई, जैसे ही हमारी नौकरी लग गई, हमारे पास पैसा आने लगा, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जब हम पढ़ते थे, हमारे पास नौकरी नहीं थी तो हम साइकिल से चलते थे, लेकिन आज हमारी नौकरी लग गई है तो हम क्या करेंगे, विलासिता की वस्तुओं की ओर उन्मुख हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हमें महंगी महंगी कार चाहिए, जैसे रोल्स रॉयस और भी महंगी महंगी कारें आती हैं। तो क्या है, हमें विलासिता की वस्तुएं यानी कार चाहिए, हमारे आसपास एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए और हमारे पास मतलब कि सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएं, जिससे हम एक लग्जरी लाइफ को स्पेंड कर सकें। तो इस प्रकार जो उपभोक्ता की आय है वो तीनों वस्तुओं के संदर्भ में आपने देख लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्वाद एवं प्राथमिकताओं के बारे में कि स्वाद एवं प्राथमिकताएं कैसे मांग को प्रभावित करती हैं।
ये दूसरा हम ले लेते हैं, स्वाद एवं प्राथमिकताएं। टेस्ट है प्रेफरेंस। स्वाद एवं प्राथमिकताएं, इसको आप समझिए कि ये कैसे मांग के नियम को प्रभावित करती हैं। देखिए, ये जो स्वाद की बात है ना, इसको आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, और ये जो प्राथमिकताएं हैं इसको भी नहीं समझ पा रहे होंगे। इसको ऐसे समझिए, स्वाद का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि गर्मी का सीजन है और गर्मियों के सीजन में लगन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मार्केट में चेक करते हैं, हमें बारात तो जानी है और हमें उसके लिए क्या करने चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी हमारे पास डियो हो और हमारे पास एक अच्छा सा सूट बूट हो, तभी हम पहन के बारात जाते हैं। तो वो क्या करती है, फैशन का ट्रेंड है, तो क्या करते हैं, स्वाद मतलब। अब देखेंगे, अब हमारे क्या होता है, जब हमें बारात जानी है तो हमें अच्छे कपड़े लेने हैं, और कपड़े कैसे मार्केट में चल रहे हैं, वो भी स्ट्रेचेबल चल रहे हैं, स्ट्रेचेबल। आपने बहुत सुना होगा, स्ट्रेचेबल पैंट आते हैं, स्ट्रेचेबल बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। और दूसरी चीज़ डैमेज, एक फैशन में आ जाता है डैमेज, एक ट्रेंड चलता है। तो हमारी क्या है, हमारे स्वाद में क्या होता है, चेंजेज आ जाते हैं। अगर गर्मी का सीजन है, लगन है, तो हमें वही कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहे महंगे हों चाहे सस्ते हों। अगर हमें बारात जानी है तो हमें वही कपड़े चाहिए, हमें डैमेज पैंट ही पहनना है, हमें डैमेज शर्ट ही पहनना है, और हमें स्ट्रेचेबल पैंट पहनना है, तो हमें वो चाहिए, चाहे उसकी कॉस्ट 1000 रुपये हो और चाहे 2000 रुपये हो। हम घरों में क्या कहते हैं, हमें तो एक ही बार लेना है, उसके बाद नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, ये स्वाद है इनकी, इसमें चाहे कुछ भी पैसे हो, कुछ भी इसका मूल्य हो, वो उसको चाहिए। और दूसरी चीज़ प्राथमिकता का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, वो मुझे चाहिए, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, प्राथमिकता को और अच्छे समझते हैं। जैसे आप इसका ग्राउंड लेवल में एग्जांपल मैं समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई शराबी है, शराबी को क्या चाहिए, शराबी को खाने के लिए मिले और चाहे ना मिले, लेकिन उसकी प्राथमिकता क्या है, नशा करने की प्राथमिकता है। उसको शराब चाहिए ही चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि उसको नशा करना है। उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, उसको घर में चाहे रहने के लिए, खाने के लिए कुछ हो, अदरवाइज ना हो, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको शराबी को नशा करने के लिए शराब तो चाहिए ही। तो ये क्या है, प्राथमिकताएं हैं। स्वाद एवं प्राथमिकताओं को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे और मांग के नियम के हिसाब से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अफीम है, सपोज डैट, ठीक है, अफीम का जो प्राइस है भी मान लीजिए कुछ है, सपोज डैट मान लेते हैं अफीम का प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। और मान लीजिए अफीम की जो डिमांड है वो मान लीजिए कि अभी तो मान लीजिए 50 लोगों ने डिमांड करा, या 50 लोग क्या करते हैं, अफीम को यूज करते हैं, अफीम का नशा करते हैं। अगर इसकी प्राइस 1000 से बढ़ करके 1500 रुपीज़ हो जाए, तब भी ये जो 50 लोग हैं ना जो नशा करने वाले हैं अफीम का, तब भी क्या करेंगे, इतने रुपए पर भी इसकी डिमांड यानी अफीम की डिमांड करेंगे। तो क्या है, चाहे वस्तु का मूल्य में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी आए, लेकिन अगर इनको चाहिए तो चाहिए, इनकी प्रेफरेंस ये है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, स्वाद एवं प्राथमिकताएं हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा, दो तो मैंने आपको बता ही दिया, और तीसरा जो है हम बात कर लेते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी संबंधित वस्तुओं का मूल्य, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेसिकली जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, यानी संबंधित वस्तुओं का मूल्य है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, इसमें दो वस्तुएं आती हैं। जो पहला आता है वो उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और यहाँ पे आती हैं पूरक वस्तुएं,
इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं और मांग का जो नियम है वो कैसे प्रभावित करती हैं ये दोनों वस्तुएं, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जब एक दूसरे के स्थान पर यूज हो। नहीं समझे, ऐसे समझिए। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, चाय एवं कॉफी। चाय एवं कॉफी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हमारे पास चाय है और कॉफ़ी भी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर चाय के प्राइस में क्या होता है, वृद्धि होती है और कॉफ़ी का मूल्य वैसे रहता है, सेम का सेम रहता है, तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी के डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी समझते हैं, उसके बाद हम पूरक वस्तुओं को समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, ये वाई हो गया, एरो लगा देते हैं। और यहाँ पे हो गई चाय की कीमत या मूल्य, यहाँ हो गई कॉफी की मांग। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने बताया, स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुओं कहते हैं जिसको एक दूसरे के जगह पर एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी ले लेंगे, अगर कॉफ़ी नहीं है तो चाय ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये मांग के नियम को कैसे प्रभावित करते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि चाय की कीमत बढ़ गई, ठीक है, वैसे चाय की कीमत और कॉफ़ी की मांग में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए आप। इसको मैं डायग्राम बना लूँ, उसके बाद समझाता हूँ। मान लीजिए इसकी कीमत हो गई P1 और इसकी हो गई P2 और यहाँ पे Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ध्यान से समझिए। और ये आपकी डिमांड कर्व होगी। ध्यान से समझिए। जो चाय की कीमत है, जैसे मान लीजिए कि चाय की जो पहले कीमत थी, हम ये मान के लिए हैं कि चाय की कीमत में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है और कॉफ़ी की कीमत सेम वैसे ही है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैंने एज्यूम किया है। तो क्या होता है, जैसे ही चाय की कीमत OP1 थी तो हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड थी वो कितनी थी, OQ1 थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे चाय की कीमत में वृद्धि हुई, यानी OP1 से चाय की कीमत बढ़ करके OP2 हो जाती है। यानी हमारी जो कीमत है पहले वो थी OP1 थी, अब OP1 पर हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड थी वो कितनी थी, Q1 थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारी कीमत में वृद्धि हुई, यानी चाय की कीमत में वृद्धि होकर के OP2 हुआ, ठीक वैसे ही हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड है, कॉफ़ी की मांग है, वो बढ़ करके कितनी हो गई, OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, OP1 से हमारी जो प्राइस हो गई वो इतना आ गई OP2, और हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड थी Q1 से बढ़ करके कहाँ तक हो गई, Q2 तक हो गई। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं चाय की कीमत और कॉफ़ी की मांग में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है, सकारात्मक संबंध है। मतलब हम कह सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट में लिखना हो, हम ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैं लिखने जा रहा हूँ, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग है और कीमत में धनात्मक संबंध है।
पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। यानी स्थानापन्न जो वस्तुएं होती हैं उनमें मांग और कीमत में कैसे संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है स्थानापन्न वस्तुओं के केस में। अब बात कर ले हैं, हम बात करेंगे पूरक वस्तुओं के संदर्भ में कि मांग के नियम को कैसे प्रभावित करते हैं। पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री, गुड्स। अब बात करते हैं कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं वो पूरक वस्तुएं कैसे मतलब कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि मांग के नियम को कैसे प्रभावित करते हैं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं कहते हैं जिनकी संयुक्त रूप से मांग की जाती है। क्या हुआ, नहीं है समझ में? चलिए बताते हैं। ये कार और पेट्रोल है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखे हैं, तो चलिए हम इसको समझा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं उन पूरक वस्तुओं की जो मांग होती है वो संयुक्त रूप से होती है, कंपाउंडिंग रूप से एक बार में ही की जाती है। जैसे आप ये देखिए कि कार है और पेट्रोल है। अगर आप कार की डिमांड करेंगे, कार की क्या करेंगे, कार की मांग करेंगे, तो आपके उसके साथ क्या चाहिए, आपको पेट्रोल की भी क्या करनी चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। इनफैक्ट करते हैं। अगर आपको कार चाहिए तो पेट्रोल चाहिए, जरूर चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पेन है तो स्याही चाहिए, ठीक है। और इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी डिमांड हम संयुक्त रूप से करते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। इनकी मांग को हम एक साथ करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे मांग के नियम को प्रभावित करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। x हो गया, ये y o हो गया, ये y हो गई, ये हमारी o x एक्सिस हो गई, ये o y एक्सिस हो गई, यानी o x अक्ष और ये o y अक्ष। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कार की कीमत, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पेट्रोल की मांग। एक बात बताइए, आप जब आप कार खरीदते हैं तो आपको पेट्रोल चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास पेन है तो आपको क्या चाहिए, उसमें इंक चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके जो इसमें वैसे निगेटिव रिलेशन होता है, मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद इसको डिफाइन करता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए कि जो कार की कीमत थी वो पहले P1 थी, उसके बाद बढ़ करके P2 हो गई, और इसकी जो डिमांड है पहले Q1 थी और अब बढ़ करके Q2 हो गई, ठीक है। ध्यान समझिए, जब हमारी कार की कीमत OP1 थी तो हम पेट्रोल को डिमांड कितना कर रहे थे, पेट्रोल की मांग कितना कर रहे थे, वो कर रहे थे O से लेकर के Q2 तक, OQ2 तक, ठीक है। हमारी कार की कीमत कितनी थी, OP1 थी। तो हमने क्या किया, हमारी जो पेट्रोल की मांग है तो हमने क्या किया, O से लेकर के Q2 तक किया पेट्रोल की मांग। लेकिन जैसे ही कार की कीमत में वृद्धि होती है, यानी कार की जो कीमत है वो बढ़कर के OP1 से OP2 हो जाती है। कार की कीमत में वृद्धि हुई तो हम क्या करते हैं, अगर कार की कीमत में वृद्धि हुई, भाई पेट्रोल नहीं क्यों लेंगे हम, कार की कीमत बढ़ गई तो हमारी पेट्रोल की जो मांग है वो कम हो जाएगी। देखिए कैसे कम होती है, OQ2 थी पहले, अब जैसे ही हमारी OP2 हो गई तो हमारी देखिए हमारी मांग क्या हो गई, वो घट गई, यानी OQ1 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग का जो नियम है, मांग का जो रोल है इसमें, वो किस तरह से निभाता है। यानी अब आप कह सकते हैं पूरक वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र है उसमें कैसा रिलेशन होता है, उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप जो है TGT देंगे, PGT देंगे, और यहाँ तक कि आप नेट का भी एग्जाम देने जाएंगे तब भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किए जाते हैं। तो इसको आपको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
और जैसे कि मैंने बात किया चौथे एग्जाम्पल की, अन्य कारक में हम चौथे तत्व को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया जनसंख्या, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लोगों की डिमांड होगी। तो इस प्रकार जनसंख्या कैसे मांग को प्रभावित करती है? तो चौथा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, कम जनसंख्या होगी तो कम डिमांड होगी। ठीक है, और मान लीजिए पांचवा है, इसको मान लेते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होने का मतलब क्या है, राष्ट्र की आय ज़्यादा है। अगर राष्ट्र की आय ज़्यादा है इसका मतलब है कि लोगों की आय ज़्यादा है। अगर लोगों की आय ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। इस प्रकार ये मांग के नियम को प्रभावित करते हैं। और भी इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे मान लीजिए ऋतु परिवर्तन हो गया, ऋतु परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन भी मांग के नियम को प्रभावित करती है। कैसे करती है? मान लीजिए ठंडी आ गई है, ठीक है, ठंडी आते हम क्या करते हैं, हमें नए नए स्वेटर चाहिए, कलरफुल स्वेटर भाई, और क्या चाहिए, हमें अच्छे अच्छे जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, इनफैक्ट ब्लेजर भी चाहिए। मतलब इस तरह के बहुत सारे जो वूलन क्लॉथ होती हैं जिनको हम बेसिकली क्या करते हैं, ठंडियों में यूज करते हैं, तो वो सब हमें चाहिए। अब ऋतु परिवर्तन जैसे होगा हमें उन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ठंडियों के दिनों में हमें इन सब चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं पर अच्छा एक चीज़ बता दूं कि जब ये ऋतु परिवर्तन होता है, यानी ठंडी का सीजन आएगा, तो ठंडी की वस्तुओं के जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो गर्मी में नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गर्मी में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक घट जाती है। अगर हम गर्मी की बात करें, गर्मी में क्या करती है, वूलन कपड़ों की ज़रूरत होती नहीं है, हमें क्या चाहिए, कॉटन के कपड़े चाहिए। तो हम गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन की डिमांड को बढ़ा देते हैं और वूलन कपड़ों की डिमांड घटा देते हैं। इस प्रकार ये ऋतु परिवर्तन भी क्या करता है, डिमांड को हमारे प्रभावित करता है। आई होप आपको ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, जिसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ये कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम थोड़ा सा डिमांड फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिमांड फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। वैसे कि कुछ होता नहीं है, बस ये जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं इन्हीं का एक रिलेशन है। वो कैसे, देखिए, ये आपकी डिमांड हो गई, D = फैक्टर ऑफ, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था क्या, इनकम पढ़ा था, ठीक है, तो इनकम को मैं I से लिख देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या पढ़ा था, उससे पहले आपने पढ़ा था प्राइस, यानी वस्तु। मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस P है, उसको मान लीजिए हम PX दिखाते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर में हम क्या करते हैं, अदर फैक्टर में इनकम है, I है, ये मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था कि जो उपभोक्ता है उसकी आय वो मांग के नियम को कैसे प्रभावित करती है, तो उसको ले लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी हम T ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी PR ले लेते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। उसके बाद हम पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ले लेते हैं, उसको N से दिखाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, इसको मान लो लेते हैं NA से। तो क्या है, डिमांड फंक्शन ऑफ PX, I, T, PR, N और NA। तो क्या होता है, डिमांड जो है वो इन तत्वों पर निर्भर होता है। तो ये क्या है, डिमांड फंक्शन है, यानी ऐसे ये तत्व हैं ये सब मांग के नियम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा डिमांड फंक्शन बन गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना चाहिए। आई होप आपकी आज की ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई चीज़ और पूछना होगा या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको पूरी सेशन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया और बारीकी से समझाया और जो भी तथ्य मैंने लिखा वो आपको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।